तो अभी लेटेस्ट आया 3 दिन पहले, आईएमएफ ने एक शर्त रख दी पाकिस्तान के आगे और ये बोल दिया कि देखो या तो हमसे पैसा ले लो या चीनियों से ले लो। और आज आपको मैं दिखाऊंगा श्रीलंका की हालत। ये आप और हम कितनी देर से प्रेडिक्ट करें, कितनी देर से बातें करें, मैंने आपको यही भी बोला था आरजू जी, एक दिन ऐसा होगा लोग इसी प्रेसिडेंट के महल में घुसेंगे। श्रीलंका का जो हाल हुआ है ना, वही आपका होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, अपने जो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 13,000 करोड़ का बिजनेस किया है। क्या समझते हो आपकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? पाकिस्तान पर इंडिया की जानिब से अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम इंडिया की गंदम चोरी कर रहे हैं, और गंदम भी कौन सी, जो कि इंसानी बुनियादों पर और हंगामी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान के अवाम की मदद के लिए इंडिया वो गंदम पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान भेज रहा था। पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि उस गंदम को चोरी कर रहा है, स्मगल कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान इसको ज़ख़ीरा कर रहा है। आपका आईपीआर इतना चुरा रहा है चाइना, ये एफबीआई तो पहले भी यूएस में बोल चुका, चाइना आपका इतना आईपीआर चुरा रहा है जितना दुनिया की सारी कंट्रियां मिलकर नहीं चुरा रही। आइडिया क्या? आइडिया है डोमिनेंस। उन्होंने वर्ड यूज किया जो मैं हमेशा यूज करता हूं, इकोनॉमिक टेररिज्म। ये इकोनॉमिक टेररिज्म है चाइना का, ताकि आपके मार्केटों को कैप्चर किया जाए, आपकी टेक्नोलॉजी को हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी और हमारी मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान ईसीएस लाइव में। आज हम देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में ईद का जश्न क्यों फीका पड़ गया। उनको ऐसा क्या झटका लगा कि उन्होंने इस बार ईद भी नहीं मनाई। उन्होंने पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी नौबत आने का डर सताने लगा है, क्योंकि श्रीलंका में जो स्थिति है वो इतने बदहाल हो चुके हैं कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों को तहस नहस कर दिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि वे भी इसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के पत्रकारों का क्या कहना है और क्या सोचना है इस बारे में। धन्यवाद। और हाँ, हमारे और अपने हिंदुस्तान ईसीएस लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको सबसे लेटेस्ट खबरें प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद। क्या श्रीलंका टाइप सिचुएशन बन सकती है इनकी? रोहित जी, जो आपने विषय छेड़ा है बहुत ही ज्वलंत विषय है। कारण क्या है? क्योंकि अगर किसी को चोट लगे और वो बैंडेड लगाए तो उसका क्या होगा भाई? चोट तो बैंडेड से ठीक नहीं होगी ना। बैंडेड से आपको लगेगा हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, पर कुछ होगा नहीं। अगर आप पाकिस्तान की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, टेक्निकल टर्म होती है, दुनिया में काफी कंट्री है जिनकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की रेटिंग आती है, अगर आप 1.5 से ऊपर है तो मतलब आपकी सिचुएशन रेड लाइन, आप लक्ष्मण रेखा पार कर चुके, यू कैन डिफॉल्ट। अब श्रीलंका 6 महीने पहले करीब 26-27 पे था रोहित जी, तब पाकिस्तान 13 पे था, 13 पे पहुंच चुका था। फिर इन्होंने सऊदियों से पैसा लिया, फिर उन्होंने चीनियों से पैसा लिया। अब चीनियों से पैसा कैसे लिया, किन शर्तों पे लिया, क्या गिरवी रख के लिया और क्या क्या गिरवी नहीं रखा, बात तो ये है वो किसी को नहीं पता। तो तब इनकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी मैंने लास्ट देखी थी 15-16 तक पहुंच गई थी। मतलब 1.5 इज रेड लाइन, डिजास्टर। आप 16-17 पे हो, आप श्रीलंका से दूर नहीं हो। यही बात हम बार बार कह रहे थे, पूछ रहे थे नेशनल टीवी पे भी, आपके माध्यम से भी और माध्यमों से, कि व्हाट आर यू डूइंग, आप ऐसा क्या कर रहे कि आप श्रीलंका ना बने। अब देखिए, जो 2 बिलियन 3 बिलियन इधर से आया उधर से आया, इससे बैंडेड का काम करता है। ये कोई उपचार नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं। हाँ, आज आप डिफॉल्ट नहीं करोगे, 3 महीने बाद करोगे, 2 महीने बाद करोगे, 1 महीने बाद करोगे, पर होना निश्चित है। अगर आपको बाहुबली का एक डायलॉग याद होता जो राजमाता कहती, बाहुबली की मृत्यु निश्चित है, यहां डिफॉल्ट भी निश्चित है। आप ये मान के चलिए, डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। अब आपको एक और आंकड़ा बता दो, इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस दीजिए। जितना फॉरेन एक्सचेंज बताया है रोहित जी, उससे हद से हद ये 45 से 60 दिन चल सकते हैं, हद से हद, अपर लिमिट कह रहा हूं। और अगर डॉलर रुपी इनका गिरता गया तो वो दिन और कम 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 होते जाएंगे। फिर एक लेवल आता है क्रिटिकल फॉरेन एक्सचेंज, जो आपको मेंटेन करना ही करना पड़ता, नहीं तो आपके ना वो नलकों से पानी आना बंद हो जाएगा, आपकी लिटरली हवा पानी बंद हो जाएगी। चलिए मैं उसको भी निकाल देता हूं। तो 60 दिन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है नहीं। दे आर अ इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स दुगने हैं देन एक्सपोर्ट्स। द वे दे विल कंज्यूम दिस फॉरेन एक्सचेंज, और इसमें भी लोन का पैसा भी देना, इसमें भी इंटरेस्ट भी देना है। टेक्निकल टर्म यूज की थी डेट ट्रैपिंग, राउंड टिपिंग ऑफ लोन्स। जब आप
अब मैं आपसे कर्जा लेता हूं किसी दूसरे का कर्जा लेने के लिए, उससे कर्जा लेता हूं आपका कर्जा लेने के लिए, तीसरे से कर्जा लेता हूं उसका कर्जा लेने के लिए। मैं अभी कर्जा ले रहा हूं कर्जा चुकाने नहीं, कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए। इसे हिंदी में कहते हैं टोपी घुमाना। अहमद की टोपी मोहम्मद के सर, मोहम्मद की टोपी अहमद के सर, उसकी टोपी सलीम के सर, सलीम की जावेद के सर। ये कहानी चल रही है। और मुझे हैरत ये होती है रोहित जी, जब शरीफ साहब कहते हैं कि हमने श्रीलंका जैसी सिचुएशन बचा ली। बचा तो लिया आपने, लेकिन कब तक? आंसर ये नहीं बचा ली, आज नहीं होगी, 3 महीने बाद की गारंटी लेते, 6 महीने बाद की गारंटी लेते, कब तक आपने बचा ली? IMF आपको पैसे दे नहीं रहा। चाइनीज से आपने 2.2 बिलियन अभी लिया, सऊदियों से 8 बिलियन ले चुके हो। अब किसी के पास कुबेर का खजाना थोड़ी ना आप पे लुटाता है। ये परिस्थिति वहां हो रही है। ईद का पर्व है, जैसे आपने देखा कल ईद का पर्व है, कल श्रीलंका में जो त्रासदी घटी रोहित जी, क्या इसकी गूंज पाकिस्तान तक नहीं सुनाई दी? आज आप देखिए ईद पाकिस्तान में वैसा बात नहीं है, सोशल मीडिया पे भी वैसा जश्न नहीं है, क्योंकि उनको दिख गया कल श्रीलंका में हुआ क्या। ये स्थिति ज्यादा दूर नहीं है। और कौन आपको रोज रोज पैसे देगा लुटाने के लिए? आप पैसे वापस दोगे कैसे? जितना आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उससे ज्यादा तो आपका साल का इंटरेस्ट है रोहित जी। जितना आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज के डेट में, उससे ज्यादा आपकी साल की इंटरेस्ट की कमिटमेंट है। असल तो भूल जाइए। आपकी इकोनॉमी में बचा क्या है? आपके 500 रुपए किलो आटा, 500 रुपए किलो चावल, 2500 रुपए किलो मटन, 250 रुपए का पेट्रोल। तो आप मुझे बताइए इसमें कोई परिस्थिति नहीं बन रही, इसमें दोगे क्या? हाँ, एक चीज जरूर आपके पास है, वो है आपका न्यूक्लियर आर्सेनल। उसको आप टेबल पे रख के दुनिया को ब्लैकमेल जरूर कर सकते हो, और कर भी रहे हो। और दुनिया आपसे ये ना, दुनिया आपको इसका लिहाज कर रहा है। आप पहले हमने बात की थी, शेख रशीद साहब कह रहे थे इस्लामाबाद में अगर आप बर्गर ले तो कोई आपका बर्गर छीन लेगा। तब मैंने किसी सज्जन से कहा था, पाकिस्तान मीडिया कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शेख रशीद तो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा भाई, जो आपके शुरू से अंत तक मिनिस्टर रहे, आप कह रहे वो झूठ बोल रहे हैं? कह रहे बिल्कुल झूठ बोल रहे शेख रशीद। अच्छा, पाकिस्तानी तो लालची है ही। उन्होंने IMF को, क्योंकि उनको IMF से भी पैसा चाहिए था, उनको तो हर 2 महीने में पैसा चाहिए ना किसी से। बिना पैसे लिए तो कहां उनका दिन पूरा होता है। तो उन्होंने फिर एक काम करा, उन्होंने बोला कि भाइयों एक काम करो, IMF को बोला कि ये दो चाइनीज लोन्स। IMF ने कागज देखे, IMF का गला सूख गया। IMF ने पाकिस्तानी को बुलाया, बोला यार तुम लोगों ने कर क्या रखा है? अपने मुल्क को बेच दिया तुमने, और फिर तुम हमारे पास आओगे जी पैसा दे दो। तो अभी लेटेस्ट आया 3 दिन पहले, IMF ने एक शर्त रख दी पाकिस्तान के आगे, और यह बोल दिया कि देखो या तो हमसे पैसा ले लो या चीनियों से ले लो, क्योंकि तुम हमारे पास आ रहे हो रोते गाते कि हमें पैसा दे दो, हमारा मुल्क ठीक कर दो, और यहां पे पीछे से तुम चीन से भी पैसा लूट रहे हो, चीन से भी पैसा लूट रहे हो। तो ये बनेगी कैसे बात? ये बात कैसे बनेगी बताओ ना? चीन से जो तुम पैसा ले रहे हो, तुम इतने हाई लेवल पे ले रहे हो, इंटरेस्ट पे, इतने ब्याज दर इतना ऊंचा है कि तुम वो कभी लोन वापस कर ही नहीं सकते। तुम्हारी पुश्तें बीत जाएंगी, तुम चीनियों का पैसा वापस नहीं कर पाओगे। लेकिन हर दूसरे महीने में तुम बीजिंग पहुंच जाते हो और हाथ में कटोरा लेके खैर तुम सऊदी भी पहुंचते हो, तुम UAE भी पहुंचते हो, तुम IMF के पास भी पहुंचते हो। लेकिन चीन के लिए तुम्हारा कटोरा थोड़ा सा सोने वाला, वो नक्काशी वाला कटोरा है, तुम उसको लेके पहुंच जाते हो कि ये पाक चीन भाई और फलाना ढिमका और पैसे दे दो। अच्छा, बीच में उन्होंने $2.5 अरब भी दे दिए इनको, क्योंकि उनको पता है ना, उनको पता है वो 15-20 अरब दे देंगे, बोलेंगे कराची हमारा हुआ। वो फिर 15-20 अरब दे देंगे, बोलेंगे लाहौर हमारा हुआ। फिर 15-20 अरब दे देंगे, बोलेंगे इस्लामाबाद हमारा। वो तो पूरा मुल्क खरीद लेंगे इनका, और ये बेचने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान का जो अशराफिया है, पाकिस्तान का एलीट है, पाकिस्तान को, जैसे इनकी फौज है ना, पाकिस्तानी आर्मी दोस्तों, हर जगह DHA बना रखे हैं, डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटीज हैं, ये प्लॉट काट के बेचना। इन्होंने पूरे पाकिस्तान का कॉर्नर प्लॉट बना रखा है, बेच के चाइनीज को बेच रहे हैं लोग। श्रीलंका का जो हाल हुआ है ना, वही आपका होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। और श्रीलंकन्स में इतनी गैरत तो है कि सड़क पे आ रहे हैं। श्रीलंकन्स में इतनी हिम्मत तो है कि वो सड़क पे आ रहे हैं। श्रीलंकन्स में इतनी करेज है, इतना कैरेक्टर है कि उन्होंने बोला कि नहीं, हटाओ इसको। आप तो वो भी नहीं करोगे। पूरे अशराफे के पास डुअल पासपोर्ट है, ये तो जहाज में बैठ के फुर्र हो जाएंगे बाहर। आपको पकड़ में थोड़ा ना आएंगे, ना इमरान खान पकड़ में आएगा, ना नवाज शरीफ पकड़ में आएगा, ना जरदारी पकड़। इमरान खान का डुअल पासपोर्ट नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन वे भाग जाएंगे दुबई। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुबई भाग जाएंगे, कौन इनको रोक पाएगा? नोबडी कैन स्टॉप देम। ये चले जाएंगे अपने मुल्क को डुबा के। सर, अगर हम बात करें ब्रिटिश इंटेलिजेंस की बात करें, हम FBI की बात करें, अमेरिकन इंटेलिजेंस की, और हम देखें कि चाइना के साथ क्यों आप समझते हैं कि कहा जा रहा है कि एक तरह से थ्रेट की बात की जा रही है चाइना को लेकर? आरजू जी, ये बड़ा अच्छा विषय छेड़ा आपने। देखिए, अगर हम देखें तो
मैं पिछले 3 साल से ये बात कह रहा हूं, इस पे लिख चुका हूं, कई सारे डिबेट कर चुका हूं, प्रेडिक्ट कर चुका हूं। अब ये कि आप बोले, हम बोले, छोटे लोग बोलते, कोई सुनता नहीं, कोई बड़ा आदमी बोले तो सुन लेता। यहाँ इंडिविजुअल है और एनालिसिस है, वहां अथॉरिटी है और फेडरल बॉडीज है। मतलब यहाँ बोलते यार इंडिविजुअल का एनालिसिस है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर वहां एक फेडरल बॉडी है, अथॉरिटी है। अगर वो लोग बोल रहे तो इसकी बात में जरूर दम है। आज पहली बार दुनिया के इतिहास में पिछले 40-50 सालों में FBI और MI5 ब्रिटिश इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म पे आती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है। यूजुअली ये जो रिपोर्टें होती ये कभी पब्लिक में नहीं आती, जिसको पहुंचानी तो पहुंच जाती है, पर अगर आप आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके दुनिया को बता रहे, जर्नलिस्टों को बता रहे, प्रेस को बता रहे हो, तो ये मान लीजिए बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि वो क्लियरली बोल रहे कि दुनिया की पीस और सिक्योरिटी को सबसे बड़ा थ्रेट चाइना से। ये सुमित पीर नहीं कह रहा, मेरा आर्टिकल भी छोड़ दीजिए, मेरा प्रेडिक्शन भी छोड़ दीजिए, अब MI5 और FBI मिल के आपको कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा पीछे बोरिस जॉनसन साहब की कुर्सी हिली, मैंने बात की थी, मैंने बोला फोर्सेस लगे हैं इसके पीछे, 2 दिन पहले की बात है। और उसी दिन के आसपास या उसी के एक दिन शायद बाद में ये प्रेस ब्रीफिंग आई। मैंने बोला था एक फैक्टर, मैंने लगा और 3 फैक्टर और है वो आएगा, लीजिए एक फैक्टर आ गया, एक फैक्टर सामने आ गया, 2 अभी बाकी है बाय द वे। तो ये उन्होंने क्लियर बोल दिया, उन्होंने कहा आपका IPR इतना चुरा रहा है चाइना। ये FBI तो पहले भी US में बोल चुका, चाइना आपका इतना IPR चुरा रहा है जितना दुनिया की सारी कंट्रियां मिलके नहीं चुरा रही। आइडिया क्या? आइडिया है डोमिनेंस। उन्होंने वर्ड यूज किया जो वह हमेशा यूज करते हो, इकोनॉमिक टेररिज्म। ये इकोनॉमिक टेररिज्म है चाइना का, ताकि आपके मार्केटों को कैप्चर किया जाए, आपकी टेक्नोलॉजी को चिराया जाए, आपकी इंडस्ट्री को अनवाइबल किया जाए, आपको उन पे डिपेंडेंट बनाया जाए। साइबर अटैक्स हो, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हो, कोई भी प्रोपेगेंडा मशीनरी हो, डाटा चुराने की बात हो, ये तो आप जानते हैं हुआवे ZTE को तो बनाया था डाटा चुराने के लिए। दुनिया के हर कंट्री, बड़ी कंट्री में हुआई ZTE क्यों बैन हो रही? वो बनी थी डाटा चुराने के लिए। अरे बाबा, हेड जो उसका है वो PLA का जनरल है, उसको CCP ने पैसे दिए, तुम अफ्रीका में प्रोजेक्ट करो, तुम पाकिस्तान में प्रोजेक्ट करो, तुम यहां प्रोजेक्ट करो, अपना पैसा लगाओ, किस्तों पे सामान दो। क्यों? उनको इंटरेस्ट है डाटा में और उनको अपनी AI को स्ट्रेंथन करना। AI को स्ट्रेंथन करने के लिए IoT चाहिए, IoT के लिए ब्रिज चाहिए, उसके लिए आपको टेलीकॉम चाहिए। और मेटा डाटा जब तक IoT में नहीं आएगा, जब तक आप गीगाबिट्स में मेटा डाटा नहीं लोगे, आपका IoT वो AI में पंप नहीं कर पाएगा। थोड़ा टेक्निकल बोल रहा हूं, बट ये है कि बिना उस डाटा के आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूजलेस। इसीलिए डाटा चुराने की कवायद पहले की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाद में बनाई गई। आरजू जी, डाटा चुराने का इंतजाम पहले किया गया।